देश के जाने माने विचारक, लेखक और संयोग से राजनीति में भी रहने वाले केरल के राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब, इंजीनियर और लॉ दोनों के मिश्रण करके जो डिस्टॉर्टेड नैरेटिव है उसको सही दिशा देने के लिए जिन्होंने एक इंटेलेक्चुअल बैटल अपने कंधों पर उठाए हैं, ऐसे साई दीपक जी आज के इस ग्रंथ के ग्रंथकार, लेखक, वर्षों से मेरे बड़े आयु के मित्र श्री बलवीर पुंज जी, इस प्रकार के पुस्तकों को समाज के सामने लाने के लिए लेखक से भी ज़्यादा उत्साह दिखाने वाले हमारे प्रभात जी और पीयूष जी, सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, समाज के जागरूक प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं सभी सज्जन बंधु, श्रद्धेय माता भगिनी, पुस्तक के बारे में तो अभी बहुत कुछ कह चुके हैं और मेरे पहले से दो वक्ताओं ने कहने के बाद मैं क्या कहूं। मेरे परिचय में बताया मैं दक्षिण के हिस्से से आया हूं, भारत के। साहित्य पक्षी खींच कहते हैं, साउथ इंडिया नहीं कहते, साउथ ऑफ इंडिया कहते हैं आप। और कई वर्षों से मैं कहता था, लेकिन मैं यूट्यूब में नहीं आता हूं, ये आते हैं, इसलिए ये प्रचारित हो गए। मैं कहता हूं साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया वगैरह नहीं है, इट इज साउथ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो वहां भोजन के अंत में आपको मालूम है दही नामक चीज जो छाछ है उसके साथ चावल मिक्स करके खाते हैं। यानी पहले भोजन में जो रुचिपूर्ण स्वादिष्ट जो चीज है उसको खा लेते हैं, लेकिन भोजन का अंत होता है थोड़ा छाछ वगैरह ले लेते हैं। आज के कार्यक्रम में ऐसे करने के काम मेरा है। आपने स्वादिष्ट सब्जी सभी भोजन अभी तक ले लिए हैं, लेकिन दक्षिण भारत के भोजन बिना छाछ के पूरा नहीं होता है। थोड़ा सा छाछ कभी स्वादिष्ट भी रहता है, कभी खट्टा भी रहता है, कभी कभी बासी भी रहती है। तो ऐसे थोड़ा सा काम मेरे पास है अभी। और एक है प्रोटोकॉल के जमाना है, लेकिन प्रोटोकॉल तोड़ने के कार्य महामहिम राज्यपाल जी ने किया है दो प्रकार से। सामान्यतः महामहिम राज्यपाल अंतिम भाषण उनके होते हैं। सामान्यतः राजभवन के अधिकारी लोग कहते हैं 60 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अंतिम भाषण राज्यपाल का होगा, उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स भी नहीं होगा, केवल राष्ट्रगान होगा। और ये जो निमंत्रण पत्र है उसमें भी अध्यक्षता आप करने वाले थे। मेरे नाम केवल पुस्तक के लोकार्पण करने का काम था, वो तो मैंने कर दिया था। उसके बाद क्यों करना है ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन सब बदल रहे हैं, नैरेटिव भी बदलना है, प्रोटोकॉल भी बदल रहा है। विमर्श के बारे में, नैरेटिव के बारे में और बाकी चीज जो शायद ने कहा उसमें I tend to say I am almost in agreement। और थोड़ा बुद्धिजीवी लोगों को थोड़ा डिसएग्रीमेंट होने से बुद्धिजीवी कहलाते हैं। तो मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि जो ट्रूथ है, सत्य,
सत्य के खोज करना भारत के परंपरा है, जो बलबीर जी ने बिल्कुल नैरेटिव हमारे स्वभाव के चीज नहीं है, इसलिए इसमें शब्द नहीं है। इसको विमर्श कहते हैं। क्या है, संस्कृत में शब्दों के बहुत बड़ा भंडार है। विमर्श कहना है, आख्यान कहते हैं, इसलिए नैरेटिव के लिए और एक शब्द है भारतीय भाषा में कहना है तो आख्यान। लेकिन आख्यान, कथन, विमर्श ये सब भारतीय भाषाओं में थोड़ा सा वेरिएशंस ऑफ मीनिंग हो जाते हैं, उसके कॉनोटेशंस अलग होते हैं। ये संस्कृत के बारे में, संस्कृत के इसमें भारतीय भाषाओं में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ हो जाते हैं। अभी उपन्यास शब्द है, उपन्यास शब्द के हिंदी में अर्थ है नॉवेल। उपन्यास के शब्द तेलुगु और कन्नड़ में उपन्यास का अर्थ है व्याख्यान, लेक्चर। तो इसलिए भारत के जो संस्कृत शब्द हैं उसके बहुत सारे अर्थ अलग अलग प्रकार से होते हैं। इसलिए हमें मजबूरी से कई बार अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है। नैरेटिव बदलने के ये जो बैटल कह रहे हैं बार बार, ये जो उपक्रम हैं, ये जो बीड़ा उठाए हैं, यह यहीं से शुरू होता है। भारत को समझना है तो संस्कृत को समझना चाहिए, लेकिन संस्कृत को समझते नहीं है, संस्कृत अध्ययन नहीं करेंगे। संस्कृत तो मृत भाषा है, तो इसलिए संस्कृत कहना है तो वो तो ब्राह्मणों की भाषा है, संस्कृत तो शोषण किए करने वाली भाषा है। यानी कितने प्रकार के चीजें पिछले 100-150 साल से, खास करके पिछले 75 वर्षों में स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्रता के बुद्धिजीवी लोगों ने दुनिया के सामने परोस दिया। इसलिए संस्कृत को हटाओ, इसलिए संस्कृत का हटाया तो विचार भी हट गया। इसलिए विमर्श के संदर्भ में जो एक नैरेटिव के संदर्भ में पिछले कुछ समय से समाज में जो विचार सामने आया, बहस आई, उस विचार को लेकर श्री बलबीर पुंज जी ने ऐसे एक लगभग 390 के 385 से अधिक का पृष्ठों के यह ग्रंथ आपने लिखे हैं। जैसे विजय क्रांति जी ने कहा, बहुत दिनों से मैं कहता था आप लेख लिखते हैं, सेल्फ लाइफ वगैरह वगैरह, उन्होंने कहा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन बलबीर जी से मैंने इतना ही कहूंगा, विजय जी को, विजय जी आप अकेले नहीं, मैंने भी कहा है। तो बलबीर जी को कहा, बलबीर जी आपके पास अभी टाइम भी है और आप अखबार के लिए, अपने स्तंभों के लिए, कॉलम के लिए आप लिखिए, लेकिन पुस्तक आपको लिखनी चाहिए। आप अध्ययन किए हैं, आप पुस्तक लिखेंगे तो वह आपके विचार, आपके दृष्टिकोण ये अगली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। सामान्यतः पत्रकार जब कॉलम लिखते हैं उसमें नोट्स, रेफरेंस, फुटनोट तो लिखते नहीं हैं, लेकिन इस पुस्तक में रेफरेंसेस, फुटनोट्स भरपूर हैं। जो विजय जी ने कहा ना, बलबीर जी के पास बहुत बड़े लाइब्रेरी है, तो आजकल मैं भी कई घरों में जाता हूं, पुस्तकें, लाइब्रेरी बहुत हैं, उसको कोई उठाकर देखता तो है ही नहीं। दैट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ द शो पीस, फर्नीचर। वो अच्छा लगता है। आजकल जूम के, ऑनलाइन के जमाना है, कई लोग अपने सेल्फ के सामने बात करते हैं, तो इतने मेरे पास पुस्तक है, दिखाते तो है,
कितने लोग पढ़ते हैं पता नहीं है, लेकिन बलवीर जी ने पुस्तक पढ़े हैं, उसके संदर्भ हैं हर चैप्टर में, हर अध्याय में। अंत में उन्होंने कम से कम 2-4 दिए हैं, कोई कई जगह पर ज्यादा भी दिए हैं। मैंने इस पुस्तक के पूरा प्रत्येक अध्याय पढ़ा ऐसे मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ा सा प्राक्कथन लिखने के लिए बलवीर जी ने आग्रह किया। मैं वैसे उसके लिए अधिकारी पुरुष तो नहीं हूं, बिकॉज आई नो माई लिमिटेशंस इन रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग द बुक्स एंड मोर सो इन राइटिंग समथिंग लाइक दिस। लेकिन प्राक्कथन लिखने के बाद तो कुछ बिंदु चर्चा करते हुए हमने इसमें एक प्राक्कथन में जितना कहना है वो मैंने कहा है, इसलिए भाषण में कहकर आपके समय को मैं क्यों बर्बाद करूं। और आप पुस्तक पढ़ेंगे ही, ये मेरा विश्वास है। पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम प्राक्कथन पढ़ लीजिएगा, और प्रस्तावना भी लिखे हैं वो भी आप पढ़िए। इन नैरेटिव के झंझट क्यों उठाना पड़ रहा है? पूर्व वक्ताओं ने खास करके बहुत इस विषय के बारे में विशेष रूप से कहा है, और नैरेटिव करेंगे तो वो क्या होना चाहिए इसके बारे में आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा है। तो दोनों मिलकर ये विषय पूरा होते हैं। भारत में, भारत के बारे में भारतीयों को परिचय देना है, और वो भारतीय भाषा में देनी चाहिए। किसी ने पूछा बलवीर जी से, आपने पुस्तक हिंदी में लिखी है? सामान्यतः बलवीर जी अंग्रेजी में कॉलम्स लिखते हैं, उनके हिंदी कभी स्वयं या और कोई अनुवाद करते हुए देश के कई समाचार पत्रों में छपते हैं। लेकिन बलवीर जी हिंदी में पुस्तक लिखना चाहिए, इसका आग्रह भी हुआ, क्योंकि अपने देश में वैचारिक बौद्धिक क्षेत्र में चर्चा और बहस होने के लिए अंग्रेजी में आप लिखेंगे तो कान मार्केट में पुस्तक बिकेंगे, तो ही आप इंटेलेक्चुअल माने जाएंगे, नैरेटिव सेट करेंगे। ऐसे एक नैरेटिव जो सेट हुआ है उसको हमें तोड़ना है, इसलिए भी हिंदी में लिखने की आवश्यकता है, और हिंदी में अपने देश के विषय को हम अपने हृदय के नजदीक के विषय को उस प्रकार प्रस्तुत करने के एक बहुत बड़े तादाद को निर्माण भी करना चाहिए। उस दृष्टि से बलवीर पुंज ने इस पुस्तक की रचना अपने की है। कौन है हम, क्या है हमारी पहचान, ये इस पुस्तक के उपशीर्षक हैं। कौन है हम, इसी शीर्षक के एक पुस्तक कुछ समय पहले सैमुअल हंटिंगटन नामक बहुत बड़े विद्वान अमेरिका के, हु आर वी, ऐसे एक ग्रंथ की रचना की। वो दुनिया में उसकी चर्चा खूब हुई। अमेरिका में ट्विन टावर्स को गिराने के बाद जो चर्चा हुई, उस बहस, उस वातावरण, उस आफ्टरमथ के बीच से जन्मे एक ग्रंथ हु आर वी। सैमुअल हंटिंगटन ने तब तक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस ग्रंथ लिखे थे। मैं इसका उल्लेख करता हूं, इसका अर्थ उन सारे विश्व में 100% तो वैसे के वैसे हमको लेना चाहिए, ऐसे मेरा कहना नहीं है, मैं भी नहीं लेता हूं। लेकिन ये सारे विचार मंथन के लिए दुनिया किस दिशा में जा रही है, क्या सोचना चाहिए, हर देश को अपनेपन को, अपनी पहचान को, अपनी अस्मिता को, हर समाज को, हर सभ्यता को आज नए संदर्भ में, आज के दुनिया के जो भी हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, पोस्ट लिबरलाइजेशन, पोस्ट आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड,
इन सारे विषयों में हमें एंड ऑफ हिस्ट्री होने के बाद इन सारे एक नए दुनिया में सारी मानवता प्रवेश कर रही है, तो अपने जड़े क्या हैं, हम कौन हैं? अरे मोहम्मद साहब ने उसके बारे में कहा, कस्तम को हम कुत आयात कामे जननी को में पिता। ये शंकराचार्य जी ने इस विषय को कहते हैं, ये विश्व के इसमें मत पढ़ो, ये आसार है, सारहीन है, इसलिए इस स्वप्न के विचार से परे तुम कुछ और हो। लेकिन वो तो है अध्यात्म के एक स्तर पर हम ऐसे कह सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्र के नाते, एक जन के नाते, एक सभ्यता के नाते हम कौन हैं? हम इस दुनिया में हैं तो हमारे कुछ हैसियत है या नहीं है? घिसे पिटे, हारे, रोने वाले, दुनिया में कुछ भी किए नहीं है, ऐसे हम लोग हैं? या दुनिया के इतिहास में एक श्रेष्ठ जीवन की न केवल संकल्पना के प्रयोग करते हुए विश्व के मानवता के लिए स्थायी विचार, स्थायी व्यवस्था के कई विषयों के बारे में योगदान देने वाले हम अपने बारे में भूल गए? संघर्ष किए हम 1000 वर्ष, 150 वर्षों के अंग्रेजों के राज में हमारे लोगों के दिमाग में एक विचार घुसा दिया उन्होंने। हम मुगलों के बाकी लोगों के साथ संघर्ष करते रहे, कभी इस देश के पढ़े लिखे लोगों को, इस देश के सामान्य लोगों को नहीं लगा ये बाहर से आए हुए लोग हमसे बेहतर है, श्रेष्ठ है, उच्च कुल के हैं, ज्यादा सभ्य हैं, कभी नहीं लगा। संघर्ष किए, शारीरिक संघर्ष में शस्त्र के सामने कभी हार भी हुई है, लेकिन कभी भी इस देश के लोगों ने उस बर्बरता के सामने यह नहीं स्वीकार किया ये बुद्धि से, संस्कृति से, सभ्यता से श्रेष्ठता उनकी है, ऐसे हमने नहीं माना। लेकिन दुर्भाग्य यह है 150 वर्षों के अंग्रेजों के इतिहास में इस देश के सुशिक्षित कहने वाले लोग अपने को हम छोटे हैं, हम तो असभ्य हैं, हमारी बुद्धि ही नहीं है, हम दुनिया के लिए कुछ दिए ही नहीं है, सब भूल गए। हजारों वर्षों के अपने इतिहास, हजारों वर्षों के हमारे ज्ञान के जो तपस्या साधना, हजारों वर्षों के हमारे कई प्रकार के प्रयोगशीलता, हमने मनुष्य के अभी जो राज्यपाल महोदय ने जिस उच्चतर ज्ञान के बारे में यहां उल्लेख करते हुए कई बातों के बताया, ऐसे एक मनुष्य के, सृष्टि के, इन सारे विषयों के बारे में केवल कभी कल्पना नहीं थी, प्रयोग किया, साधना की। भौतिक दुनिया के संदर्भ में, आध्यात्मिक लोक के संदर्भ में, लौकिक जीवन, पारमार्थिक जीवन, दोनों के विषय में यहां के लोगों ने श्रेष्ठ बिंदु पर पहुंचे थे। मैं ये नहीं कहता उसके आगे नहीं है, मानवता कभी उसके कोई लास्ट पॉइंट हो गया ऐसे कभी नहीं हो सकता, और आगे जाना है। लेकिन उसको हम भूल गए, हमें अपने बारे में घृणा हो गई, हमें अपने बारे में ही ऐसे लगने लगा कि वही हमारे व्हाइट मैन्स बर्डन जो है वो हम हैं, क्या करें। इसलिए हमें सिविलाइजेशन सिखाने के, हमको सभ्य बनाने के, हमको कल्चर के रास्ते पर ले जाने के सारे बीड़ा उन्होंने उठाई, हम उसको गुलामी की उस दौरान स्वीकार भी कर लिए। चलो भाई, लेकिन देश स्वतंत्र होने के 75 वर्षों में तो करना चाहिए था ना, नहीं, उससे ज्यादा गुलामी दिखाने के होड़ लग गई। ये क्यों हुआ? बिकॉज सच ए नैरेटिव वाज सेट
by them, by their agents here, through academies, through universities, think tanks, international medias, opinion making, through judiciary, कहाँ नहीं किए? भारत हिंदू सनातन इससे जुड़े हुए हर विषय के बारे में घृणा उत्पन्न करो, प्रश्न खड़ा करो, ये दकियानुसी है, ये साइंटिफिक नहीं है, एंटी डेवलपमेंट है, ये है, वो है, एंटी ह्यूमन है, कितने प्रकार से हमारे ऊपर करते रहे। आश्चर्य और दुर्भाग्य के विषय है इस देश के यूनिवर्सिटी कम्युनिटीज, इस देश के व्यापक रूप से मीडिया जगत, इस देश के तथाकथित सुशिक्षित लोग इसको स्वीकार कर लिया। मुझे याद है, मैं कई बार इसको कहता हूं, बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कई वर्ष पूर्व एक डॉक्टर कोवूर करके उनका लेक्चर था। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द लेक्चर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, देयर इज नो साइंटिफिक हेरिटेज इन इंडिया। That was the lecture, and he tried to prove it in his more than 1 hour lecture, how India was not having any scientific heritage at all. तो कैसे हुआ? ऐसे कहने की हिम्मत ताकत कैसे आ गई? ऐसे कहते हैं तो प्रश्न उठाते क्यों नहीं है? लेकिन अपने कुछ लोग वहां उठाए प्रश्न। 1.25 घंटे के कार्यक्रम 2.5 घंटे हो गए, क्योंकि कुछ लोग खड़े हुए, प्रश्न किया उन्होंने। तो इसलिए ऐसे कई विषयों के संदर्भ में मैंने एक विषय का उल्लेख किया। ऐसे अपने देश में राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र क्या है? दुनिया में जो नेशन स्टेट की कल्पना हो गई वही राष्ट्र है। राष्ट्र अलग है, नेशन अलग है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। नेशन और राष्ट्र एक ही मानकर भी नेशन स्टेट को ही हमने देश के कर लिया। भाषा आधारित राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े चल रहा है। तमिल आधारित राष्ट्र, कर्नाटक में कोडगु करके 3 तहसील के एक जिला है, और कोडगु के लोग कहते हैं कोडगु इज ए डिफरेंट नेशन। साढ़े नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है? कई वर्षों से क्या हुआ? यानी हम मल्टी नेशन स्टेट। ऐसे क्यों? रूस ऐसे था ना, इसलिए सोवियत रशिया मल्टी नेशन स्टेट हुआ, तो हम भी ऐसे ही है, बिकॉज इट इज यूनियन ऑफ इंडिया। साई दीपक जी ने अपने इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उस पुस्तक में अच्छी चर्चा की है आपने। तो इसलिए राष्ट्र क्या है? अब धर्म की बात मत करो, क्योंकि ये सेक्युलर नेशन है। धर्म की क्या कल्पना है? मैं आपको योगी अरबिंदो, महर्षि अरबिंदो ने जो भारत के मस्तिष्क कैसे, इसके योगदान क्या है दुनिया के बारे में, उन्होंने 3 बातें बताई। एक, उन्होंने कहा डिस्कवरी ऑफ सोल, आत्मा की खोज। ये भारत के लोगों ने आत्मा चिदानंद रूप शिवोहम अपने बताया। वो जो नित्य चैतन्य स्वरूपी आत्मा है, उसके खोज भारतीय ऋषियों ने, भारतीय आध्यात्मिक तपस्वियों ने, डिस्कवरी ऑफ सोल। सेकेंड डिस्कवरी ऑफ धर्म, यह महर्षि अरबिंदो का कहना है। एंड थर्ड, फॉर्मुलेशन ऑफ शास्त्रास।
बाल गंगाधर 30 वर्ष जिन्होंने गेंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के नाते रहे, बहुत वर्ष भारत के इस सारे विचार से न केवल दूर विरोधी भी रहे, ऐसे व्यक्ति बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के सेनेट हॉल में उनका भाषण था। उन्होंने भाषण के दूसरे या तीसरे वाक्य में ये कहा था, विश्व को भारत ने कई देन दिए होंगे, लेकिन भारत के एक अत्युन्नत देन ऐसे में कौन सा ऐसे करता, तो मैं मानता हूं ये धर्म की कल्पना जो है यह भारत की देन है दुनिया के लिए। योगी अरविंदो ने यही कहा था। लेकिन हमारे यहां क्या हुआ? सेक्युलरिज्म का अर्थ ही धर्मनिरपेक्षता है, इसलिए धर्म को ही दूर करो। धर्म जीवन की धुरी है। पंचायत राज व्यवस्था के आधार धर्म था। ये कहने वाले कौन है मैं बताऊंगा आपको। अपने देश में पंचायत व्यवस्था जो थी प्राचीन काल से, उसके आधार धर्म था। ऐसे कहने वाले कौन? विवेकानंद नहीं, अरविंदो नहीं, गुरुजी गोलवालकर नहीं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने पंचायत राज व्यवस्था के बारे में धर्मपाल जी के जो पुस्तक है, उस पुस्तक के प्रस्तावना लिखे हैं। उसमें जो जयप्रकाश नारायण कहते हैं, भारत के पंचायत व्यवस्था जो थी सदियों तक, उस व्यवस्था के आधार धर्म भाव था। धर्म तो धर्म का अर्थ क्या है? पूजा पाठ है क्या? उपासना पद्धति है क्या? इन बातों के संदर्भ में अपने को विचार करना पड़ेगा। तो इसलिए जो नैरेटिव की एक राय है, इसमें राष्ट्र राष्ट्रीयता के विचार आएगा। मैं अभी परसों एक सिंपोजियम हुआ था, वहां एक विषय मैंने जानबूझ कर रखा था, वो यहां भी सांदर्भिक रूप से मैं कहना चाहता हूं। सिटीजनशिप और नेशनैलिटी, ये दोनों एक ही है क्या? अब इक्वेशन हो गया उसका नेशन स्टेट के कारण, एम आई राइट? बट सिटीजनशिप एंड नेशनैलिटी विल they become one and same. Citizenship is a political legal status, whereas nationality is a socio-cultural concept or socio-spiritual concept, whatever you say. इसकी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? हमने यूरोसेंट्रिक आइडियाज को, यूरोप पे केंद्रित सारे विचार को अपने जीवन में, अपने पाठ्यक्रमों में, अपने गवर्नेंस में, अपने सार्वजनिक चर्चा में, हमारे मीडिया के बहस में, हम अपने समाज को देखने के दृष्टि में, अपने समाज को समझने के हमारे प्रयत्न में, हम इस यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण से बंधे हुए हैं। इस गुलामी से हमको बाहर आना पड़ेगा। नैरेटिव तब तक ठीक नहीं होगा, या नैरेटिव का काम यह होगा, इस कॉलोनाइज्ड माइंड से हमको मुक्त करने के लिए ये नैरेटिव की आवश्यकता है। इसलिए हम कौन हैं, क्या हमारी पहचान, इस प्रश्न के जो उठाते हुए उन्होंने कहा है, यह आज बहुत प्रासंगिक है। इससे अधिक मैं कहना नहीं चाहूंगा। अपने यहां नैरेटिव को विमर्श कहते हैं कि संवाद है, हमारे यहां एक शास्त्रार्थ की कल्पना है। नैरेटिव ये प्रोपेगेंडा है, बताया ट्रूथ, सत्य के खोज। सत्य एक दिखता है आपको, मुझे एक दिखता है, लेकिन वो भी अर्ध सत्य है। मुझे इस तरफ से जो दिखता है वो भी अर्ध सत्य है। सत्य को तो समग्रता से देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे जो कन्वीनियंट है उस सत्य को मैं रखता हूं तो नैरेटिव होता है। बिकॉज आई कैन प्रूव दैट इट इज ट्रूथ, बट इट इज नॉट फुल ट्रूथ, बट इट इज माई कन्वीनियंट ट्रूथ, एंड द कन्वीनियंट ट्रूथ बिकम्स नैरेटिव, एंड ऑन द बेस ऑफ दैट नैरेटिव प्रोपेगेंडा स्टार्ट्स। ये सारी चीजों के संदर्भ में हमें एक सबल प्रबल वैचारिक अभियान को चलाने की आवश्यकता इसलिए है
क्योंकि आज दुनिया के सामने मनुष्य से संबंधित, सृष्टि से संबंधित मनुष्यों ने बनाए हुए व्यवस्थाएं, समाज, सरकार, संविधान, विश्वविद्यालय, शिक्षा, गवर्नेंस, इन सारे विषयों के बारे में अपने को एक नए ढंग से सोचना पड़ेगा। उसको हमें अपने जड़ों में जाकर उसको समझकर आज के संदर्भ में कैसे करना चाहिए, ऐसे एक युगानुकूल काल सुसंगत नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए अपने को समझना आवश्यक है। नो योरसेल्फ फर्स्ट, नो दाई सेल्फ। लेकिन वहीं रुकना नहीं है। विचार की यात्रा 5000 3000 पहले के विषय को बताकर समाप्त नहीं होती। देयर इज नो फुल स्टॉप इन द जर्नी ऑफ इंटेलेक्चुअल परसूट। आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञान के नए नए आविष्कार करना पड़ेगा, ज्ञान के नए नए सृजन करना पड़ेगा। इसलिए नैरेटिव एक छोटा आयाम है उसमें, लेकिन उसके महत्व है। उस महत्व को हमें समझना है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए शास्त्रार्थ जो है भारत में शास्त्रार्थ इसलिए सत्य के खोज के एक प्रामाणिक प्रयत्न था। शास्त्रार्थ में मैं मेरे अनुभव से, अध्ययन से, अवलोकन से, संवेदना से जिस सत्य को मैं रखता हूं उसको प्रामाणिकता से मैं रखूं। आपने जो सत्य का अनुभव किया है, अध्ययन किया है, अवलोकन किया है, उसको आप रखेंगे, उस पर शास्त्रार्थ होगी। आपके सत्य को यदि मेरे सत्य से उच्चतर सत्य है ऐसे मैं मानता हूं, तो उस शास्त्रार्थ में मैं आपको स्वीकार करता हूं। ये हार जीत नहीं है, ये सत्य की जीत है। मैं आपका फॉलो करता हूं। यह इस देश के नैरेटिव के ये परंपरा रही है। इसलिए उस सत्य के शास्त्रार्थ के लिए हम तैयार हों। आज लोकार्पित हुए यह पुस्तक, यह ग्रंथ उस प्रयत्न के लिए, उस प्रामाणिक प्रयोग के लिए हमारे लिए प्रेरणा दे। और बलवीर पुंज ने यहां आश्वासन दिया है, शीघ्र ही और एक पुस्तक लेके आऊंगा। उस दिन के लिए मैं प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद।